वेलकम टू EduFly JEE नीट। अपन फिजिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में फ्रिक्शन जो है, जो NLM का ही पार्ट है, फ्रिक्शन जो है अपन पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं एक बार, बेसिक्स क्या क्या है। तो फ्रिक्शन क्या है? एक सर कांटेक्ट फोर्स है जो कि किसी भी दो बॉडी अगर रिलेटिव मोशन करती हैं तो उसका या तो सपोर्ट करता है या तो अपोज करता है। मतलब फ्रिक्शन सपोर्ट भी करता है और अपोज भी करता है डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशंस। 99% केस बच्चे ये पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो अपोज करता है किसी बॉडी का, सपोर्ट भी कहीं कहीं करता है। उसके एग्जांपल्स देखेंगे फर्दर केसेस में। तो इसका मतलब सर एक फ्रिक्शन वो कांटेक्ट फोर्स है जो भी किसी बॉडी को के रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, एक केस मान के चलते हैं। अगर एक बॉडी सपोज रखी हुई है, m मास है जिसका, तो हर बच्चा जानता है कि ये mg तो नीचे लगेगा और इसका जस्ट इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन ये तो बैलेंस है सर। अगर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, अभी तक आप क्या पढ़ते थे कि जो स्मूथ सरफेसेज होते थे, NLM में स्मूथ सरफेसेज पढ़ते थे, वहाँ पे म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0 होता था। लेकिन इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 नहीं है। तो इसको चलाने के लिए कितना फोर्स की ज़रूरत होगी? आप ये जानते हो कि सर अगर फ्रिक्शन फोर्स है, इसका मतलब ये जो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेसेस। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेसेज। ये सर सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। अब होगा क्या, ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो चीज़ देखेंगे। जब आपने इस पे रखा है, ये मास रखा हुआ है, तो इसमें क्या ये परफेक्टली स्मूथ है? क्या ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ है? नहीं है, क्योंकि परफेक्टली स्मूथ बन ही नहीं सकता। ये भी किसी परफेक्टली कोई परफेक्टली स्मूथ सरफेस तो रखा नहीं है। मतलब इनके क्या है कि इनमें भी गड्ढा है सर, इनमें भी गड्ढा है। इसका मतलब रफ सरफेसेज है। रफ सरफेसेज मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो मतलब गड्ढे में गड्ढा है। अगर गड्ढे में गड्ढा है, इसका मतलब क्या होगा? इंटरलॉकिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे इंटरलॉकिंग हो जाएगी। अगर इंटरलॉकिंग हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है? इसको जूम करके यहाँ पे देखो बेटे, ये इंटरलॉकिंग एरिया है। तो ये जो आपका जो मास है, जो ऊपर आई, ये जो ऊपर आपने रखा है m मास, ये तभी चलेगा जब ये इंटरलॉकिंग टूटेगी। जब ये इंटरलॉकिंग टूटेगी तभी चलेगा। अब ये इंटरलॉकिंग कैसे टूटती है उसका एक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताता हूँ कैसे टूटेगी इंटरलॉकिंग, जिसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने फोर्स लगाया, आपने यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, आपने ऐसे फोर्स लगाया बेटे ऐसे। अब ये तब तक नहीं टूटेगी, मतलब आप फोर्स लगाते गए लगाते गए लगाते गए लगाते गए लगाते गए, तो आप फोर्स लगाते गए, फोर्स की एक जगह मैक्सिमम वैल्यू आई जब ये इंटरलॉकिंग टूटी। तो उस जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड कर रहा है ये सरफेसेस, उसको बोलते हैं क्या? F मैक्स, या फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब सर हम फोर्स लगाते गए, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते गए, लेकिन बॉडी में अभी कोई मोशन नहीं है। बॉडी इन स्टैटिक रीजन थी, बॉडी में कोई मोशन नहीं, लगाते गए लगाते गए, तो ये मैक्सिमम जब लिमिट आ गई उस टाइम पे ये कॉन्टैक्ट सरफेसेस टूट गए, जो इंटरलॉकिंग थी वो टूट गए। अब ये बॉडी क्या होगी? थोड़ा इसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अब ये बॉडी क्या हो जाएगी? इन मोशन आ जाएगी। मोशन में आने के बाद ये काइनेटिक रीजन में चली गई बॉडी। उससे कम फोर्स लगाओगे तब भी चलेगा। इसका मतलब जो सर फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज म्यू एस इंटू एन, वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो भी ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे, और एक चीज़ और, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है भाई और ये फ्रिक्शन है, दोनों के बीच में एंगल क्या है? परपेंडिकुलर। दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं।
इसका मतलब जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको म्यू एस बोलते हैं, वो इस रीजन में होगी। अब वो मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू एस इंटू एन। इसको क्रॉस करने के बाद एक टर्म होता है म्यू के। म्यू के का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बेटे। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? जब बॉडी चलने लगेगी तो इस रीजन में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें ये डिसाइड करना होगा कि बॉडी इन मोशन है या बॉडी इन स्टैटिक रीजन है। अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन वी विल फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं बेटे। देखते हैं हमारे पास बेटे दो क्वेश्चन हैं। एक में 50 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है विद द एंगल ऑफ 37, और इस जो ऑब्जेक्ट ए है इसका मास जो है दिया है 5 kg, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है इस सरफेस का 0.2 है, और दूसरा यही सेम फोर्स है, ये भी हॉरिजॉन्टल से 37 है, लेकिन ये ऐसे लग रहा है, ऐसे। दोनों में फ्रिक्शन फोर्स लगाना है, निकालना है, इसमें भी और इसमें भी। तो देखते हैं किसमें जो है फ्रिक्शन फोर्स कम होता है और किसमें ज़्यादा होता है। तो बेसिक क्या है, आपने क्या सीखा कि अगर 50 है सर तो 50 cos 37 ये हो जाएगा और 50 sin 37। तो 50 cos 37 आपको पता है 3, 4, 5 होता है, ये 37 है, तो cos 37, तो cos 37 4/5 बेटे। तो वैल्यू कितना हो गई 40, कितना 40 न्यूटन। तो ये आ गई हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे लग रहा है। अच्छा वर्टिकल कितना लग रहा है 50 इंटू साइन 37 3/5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 30 न्यूटन। तो ये आ गई। अब आपने क्या पढ़ा है, जो भी फ्रिक्शन लगेगा म्यू एस इंटू एन, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन जो भी लगेगा। तो एक बात बताओ, ये ऐसे ये लग रही है 40 न्यूटन ऐसे। अगर फ्रिक्शन फोर्स 40 न्यूटन से कम हुआ तब तो ये चलेगी ऐसे, लेकिन अगर 40 न्यूटन से ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी भाई, नहीं चलेगा। तो देखते हैं नॉर्मल कितना लगा है। नॉर्मल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एक तो 5 kg का ब्लॉक है, 50 न्यूटन तो ये इधर लगा रहा है भाई, और ये इधर कितना 30 न्यूटन। तो म्यू एस की वैल्यू 0.2। नॉर्मल कितना आ गया हमारे पास, जो कि ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ, ऑफर्ड क्या होगा ऊपर, कितना होगा 30 + 50, तो टोटल कितना हो गया 80 न्यूटन। तो इसका मतलब 16 न्यूटन का, कितना 8 दूनी 16, 16 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन ये ऑफर कर सकता है। अगर ये मान लो ये फोर्स जो है 15.99 भी होता तब भी ये नहीं खिंच सकता, या 16 भी होता तब भी नहीं खिंच सकता, मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू होती। हाँ लेकिन ये है कि अगर 17 या 16.1 हो जाता तो बॉडी इन मोशन आ जाती। लेकिन यहाँ पे देखते हैं बेटे, यहाँ पे क्या होगा सर, 50 cos 37 ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया भाई 50 cos ये sin 37, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो वैल्यू कितनी है 50 cos 37, cos 37 आपको पता है 4/5, तो 4/5, तो वैल्यू कितना आ गई 40 न्यूटन। तो ये इधर लगेगा, ठीक। अब ये इधर कितना लग रहा है 30 न्यूटन, ये भी कैलकुलेट कर लो बेटे। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपके पास 30 न्यूटन आ गया। अब वेट कितना लगेगा सर 50 न्यूटन, तो नीचे लगेगा। नॉर्मल कितना लगेगा ऊपर लगेगा सर। तो आपने क्या पढ़ा कि ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला, मतलब नॉर्मल + 30 न्यूटन बराबर सर 50 न्यूटन। अब यहाँ से नॉर्मल अगर कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितना 50 - 30 न्यूटन, तो वैल्यू कितना आ गई नॉर्मल की सिर्फ 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन यहाँ पे अगर एफ एस कैलकुलेट करोगे तो 0.2 × 20, तो 2 × 2 = 4, तो कितना हो गया 4 न्यूटन का आ गया। यहाँ पे 4 न्यूटन आ रहा है
और यहाँ पे 16 न्यूटन आ रहा है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा किस वाले केस में, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर पाएगा मैक्सिमम कितना लगेगा, म्यू एस इंटू एन की वैल्यू कितना, 4 न्यूटन, जो किसकी डायरेक्शन में होगा, अपोजिट में। अगर मतलब यहाँ पे अगर कोई ये 50 न्यूटन जो फोर्स आपने यहाँ पे ये जो वैल्यू आपने निकाला है ये वाला, ये 40 न्यूटन का है, अब ये सिर्फ 4 न्यूटन का है, तो ये तो सिर्फ 4 न्यूटन अपोज कर पाएगा। ये कितना है भाई, 40 न्यूटन का है, तो ये जाहिर सी बात है ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे बॉडी क्या करेगी, मोशन में होगी। हाँ, लेकिन अगर जो है आपके पास ऐसा होता कि यहाँ पे फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल जो फोर्स लग रहा है वो 3 न्यूटन होता या 3.99 भी होता, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, जो अप्लाइंग फोर्स है वो कम है। इसका मतलब ये बॉडी मोशन में नहीं आती बेटे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, आप एक बात समझ गए, इस वाले केस में mg को सपोर्ट कर रहा है mg प्लस नॉर्मल, ये mg साइन थीटा। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट हो सकती है, अगर कोई पूछे फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या क्या होगी, एक तो आपके पास mg प्लस म्यू mg साइन ऑफ थीटा, ये मैक्सिमम लिमिट होगी। अगर हम मिनिमम लिमिट की बात करें तो ये वैल्यू क्या होगी, mg माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी साइन थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपने क्या पढ़ा कि mg तो लगेगा और ये ऊपर से जो नॉर्मल आएगा ये इसकी वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होता है। तो यहाँ तक ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन देगा, ऑफर करेगा, और मिनिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन ये ऑफर करेगा। तो इन्हीं दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लाई करता है बेटे, ठीक है। इट इज़ ओके, ऑल राइट, यस। एक कॉन्सेप्ट है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ पार्टिकल। एक पार्टिकल जिसका मास m है उसको मूव करने के लिए f की क्या मिनिमम वैल्यू होगी अगर वो हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बना रहा है, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है सरफेस का म्यू दिया है। अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो सर आपने बताया कि इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो f cos फाई और वर्टिकल कंपोनेंट होगा सर f साइन ऑफ फाई बेटे। अब ये mg, तो अगर आपने ये वाला जो फोर्स है जो इसको खींचेगा ले जाएगा, तो ये वाला फोर्स बराबर फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन। अब n की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, mg किधर लगेगा बेटे, नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन सर ऊपर लगेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैसे निकालोगे, सर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स इक्विलिब्रियम में है, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है भाई, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। सर जब मोशन ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। तो ऊपर वाला फोर्स n प्लस f साइन फाई बराबर mg, तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा, mg माइनस f साइन फाई। अब ये आपके पास फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब ये जो है f cos फाई अगर इक्वेट कर दें अभी, तो f की मिनिमम वैल्यू पूछे तो पहले f को एक साइड कर लो, तो f की जो वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू mg अपान cos फाई प्लस म्यू साइन फाई। अब ये बताओ, अगर एक इक्वेशन है ये f की वैल्यू आई है, अगर इसको मिनिमम करना है तो इस वाले को क्या हमें करना होगा, मैक्सिमम। अब ये फंक्शन मैक्सिमम करने के लिए आपने अगर याद होगा मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमम करने के लिए हमने इसको y मान लिया, फिर y विद रिस्पेक्ट टू फाई वेरी हो रहा है, मतलब dy बाई डी फाई कर दिया। अब इसको dy बाई डी फाई को 0 कर दो, क्या आ जाएगा देखो, cos का माइनस साइन फाई बेटे प्लस म्यू साइन फाई का cos फाई, ये इक्वल टू 0 कर दो। तो आपको अगर इक्वल टू 0 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, साइन फाई इक्वल टू म्यू कॉस ऑफ फाई बेटे। या ऐसे आप लिख सकते हो, यहाँ से क्या लिख सकते हो, टेन ऑफ फाई इक्वल टू सर साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई। तो आप लिख सकते हो टेन फाई बराबर म्यू, या म्यू बराबर टेन फाई। ये कंडीशन है। अब सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा, करके देख लेना। तो इसका मतलब सर म्यू बराबर टेन फाई पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमा हो जाएगी, तो ये मिनिमा हो जाएगा।
अब अगर इस वाले इक्वेशन में जहाँ म्यू है वहाँ tan फाई रख दो, म्यू बराबर tan फाई रख दोगे, एफ मिनिमम की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एफ मिनिमम पूछा जाता है, एफ मिनिमम क्या होगा, तो जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से आप जा सकते हो, जो आपको बेसिक बताया गया है उसी का यूज करके एफ मिनिमम आप बता सकते हो बेटे, ठीक है। इट इज ओके, ऑल राइट। देखते हैं बच्चे, एक कॉन्सेप्ट है मोशन इन रफ इंक्लाइंड प्लेन। अभी तक आपने बॉडी को कैसे रखते थे, एक प्लेन के ऊपर, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन था, फिर बॉडी रखते थे। अभी ऐसा नहीं करोगे, अभी क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडी रखी है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर सर ये एम ब्लॉक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू 0 है सरफेस का, तो एम जी तो सर नीचे लगेगा। अगर ये अल्फ़ा है बेटे तो ये अल्फ़ा होगा, तो इसका मतलब एम जी का एक कंपोनेंट एम जी कॉस अल्फ़ा इधर और ये वाला कंपोनेंट एम जी साइन अल्फ़ा इधर। अब एक फोर्स लगा है जो कि ऊपर की तरफ, कह रहा है इस फोर्स की वैल्यू बताओ कि ताकि पूरा ब्लॉक ऊपर जाए ए एक्सेलरेशन से। अच्छी बात है, पूरा ब्लॉक चाह रहा है कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाए। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि सर अगर ऊपर जाना चाह रहा है तो हम पहले फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रिक्शन किधर लगेगा, रिलेटिव मोशन, तो अगर ये इधर जाना चाहे तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो आपने क्या पढ़ा, नॉर्मल किसके बराबर है, अगर ये एम जी कॉस थीटा है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, आप ध्यान से देखो, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। मतलब नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, एम जी कॉस अल्फ़ा, तो एम जी कॉस अल्फ़ा ये नॉर्मल हो गया। अब फ्रिक्शन फोर एफ बराबर म्यू इंटू एन होता है बेटे। अब एन की जगह पे क्या है, एम जी कॉस अल्फ़ा, ठीक। तो ये आपके पास फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अब एनएलएम में आपने एक ही इक्वेशन पढ़ा है, उससे सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट समझा है कि सर एनएलएम में आपने बताया था एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए नेट, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एफ नेट क्या है, जा, इसका मतलब जा ऊपर चाह रहा है एक्सेलरेशन से, तो सर ये फोर्स तो ज़्यादा होगा, तो एफ माइनस, और कौन पीछे अपोज कौन कर रहा है, एक तो एम जी साइन अल्फ़ा अपोज कर रहा है, दूसरा कौन अपोज कर रहा है सर, दूसरा सर अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स एफ अपोज करेगा। इसकी वैल्यू क्या है, म्यू एम जी कॉस अल्फ़ा, ये बराबर कितना, एम इंटू ए नेट। अब यहाँ से एफ की वैल्यू बता सकते हो कि अगर आपको सब वैल्यू पता है, अल्फ़ा पता है, सब वैल्यू पता है, कितने एक्सेशन से ऊपर भेजना चाह रहे हो, तो सारी चीज़ें बता सकते हो बेटे, ठीक। तो बेसिक आपको, आपने जो बेसिक सीखा है वो बेसिक यही सीखा है कि साहब अगर ये ऊपर ले जाना चाह रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन, वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटे। और भी कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट बात करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझें कि सर यहाँ पे एम मास सपोज है, ये फ्रिक्शन, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है इस सरफेस का। तो यहाँ पे क्या है कि पहले ये सपोज वो थीटा किसी एक पर्टिकुलर एंगल था थीटा। अब इस थीटा पे यहाँ पे मास m है, तो यहाँ पे कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, जैसे आपने पढ़ा ये कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, ये वाला एम जी साइन थीटा, ये नॉर्मल इसके बराबर है। अब एक बात बताओ, अगर ये गिरना, जस्ट गिरना होना चालू हो जाए तो मतलब रिलेटिव मोशन इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इनके बीच में बॉडी इधर स्लाइड करे, तो फ्रिक्शन इस बॉडी पे कितना होगा, ऊपर की तरफ, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितना होगी, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन, एन बराबर एम जी कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, जब थीटा की वैल्यू आपने बढ़ाना चालू किया, कॉस 0 बराबर 1 होता है, आपने पढ़ा है कॉस 0 इक्वल टू 1, थीटा आपने बढ़ाना चालू किया। अब जैसे थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा घटता है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, कॉस का जो ग्राफ होता है ऐसे होता है, कॉस 0 पे वैल्यू 1 होती है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है बेटे वैल्यू घटना चालू हो जाती है। इसका मतलब सर वैल्यू घटना चालू हो गई हर जगह, तो इसका मतलब सर थीटा बढ़ाओगे तो कॉस थीटा घटेगा। अगर कॉस थीटा घटेगा तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स घटेगा। फ्रिक्शन फोर्स घटेगा तो एक बात बताओ
कम फ्रिक्शन फोर्स, जब उस टाइम पे जब फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा या mg साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, अब ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इतनी कम हो जाए, एक तो बराबर की कंडीशन आएगी तब भी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स और भी कम हो जाए mg साइन थीटा से, तो उस टाइम पे गिरना चालू हो जाएगा। तो वो एंगल ऑफ रिपोज का मतलब जब वो जस्ट गिरना चालू हो जाए, इसका मतलब सर ये दोनों वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। mg साइन थीटा बिकम्स म्यू mg कॉस थीटा सी। इस थीटा सी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल या एंगल ऑफ रिपोज बोल सकते हो, एंगल ऑफ रिपोज, तो इसको बोलते हैं बेटे एंगल ऑफ रिपोज। अब यहाँ देखो mg कैंसिल, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी साइन थीटा, टेन थीटा बराबर म्यू या म्यू बराबर टेन थीटा। इस टेन थीटा सी को या थीटा सी बराबर टेन इनवर्स ऑफ म्यू, सभी बच्चे आप जानते हो टेन थीटा सी, ये जो थीटा सी है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। शायद है कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो, अच्छे तरीके से समझ रहे हो, इसको बोलते हैं बेटे क्या, एंगल ऑफ रिपोज। बेटे एक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट और है जिसको बोलते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम। क्या बोलते हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम। सर क्या बोल रहा है कि ये पुली है, ये ब्लॉक है, यहाँ पे म्यू1 की वैल्यू, सपोज ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस का म्यू1 है, यहाँ पे म्यू2 है, ठीक। अब म्यू1 की वैल्यू क्या करो कि यहाँ पे 0.2 पकड़ लो, यहाँ पे 0.1 पकड़ लो, ठीक। अब क्या पूछा कि इस सिस्टम का ये फिक्स है, ये फिक्स्ड है, ये जिस उस पे रखा गया है ये फिक्स्ड है बेटे। पूछा इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ। तो एक बात बताओ, पहले इसका एक एक का एफबीडी बना लो। मान लो ये जाहिर सी बात है 30 kg का है, तो मान लो ये सिस्टम इधर जा रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो मान लो ये सिस्टम इधर कितना आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी 30 m इंटू जी पढ़ा होगा, 30 इंटू जी साइन ऑफ 37 बेटे, ये इधर चल रहा है। अब इसका फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा भाई, ऊपर की तरफ Fs1 मान लेंगे, ठीक। अब ये अगर इधर जाएगा तो ये ऊपर चढ़ेगा, ये ऊपर चढ़ेगा ए एक्सेलरेशन से, ये भी ए एक्सेलरेशन से, रस्सी एक ही है भाई, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा, एक तो फ्रिक्शन Fs2 लगेगा इसकी वजह से, और क्या क्या लगेगा, अगर इधर क्या लगेगा, mg साइन ऑफ थीटा 2 लगेगा, थीटा 2 की जगह 52 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको 20 इंटू जी साइन ऑफ 53, ऐसे लिख सकते हो भाई। सर फ्रिक्शन फोर्स भी इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है सर, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू दिया है 0.1, यहाँ क्या हो जाएगा 0.1 म्यू इंटू एन। अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने पढ़ा है सर n2, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा mg cos ऑफ 53, तो यहाँ पे n2 बराबर क्या हो जाएगा mg cos 53, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, m की वैल्यू कितना है भाई 20, तो आपके पास आएगा 20 इंटू जी कॉस ऑफ 53 बेटे, जो कि नीचे लगेगा, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स देखो अब क्या हो रहा है, अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे, और mg का जो कंपोनेंट आपने बनाया है mg साइन ऑफ 53 ये भी नीचे है। आपने एक ही चीज़ पढ़ी है, एफ नेट बराबर m इंटू ए नेट, ये आपने पढ़ा है भाई। तो आप एक ए नेट के बारे में क्या बोल सकते हो कि सर एफ नेट आप निकाल लो डिवाइडेड बाई टोटल मास, या हो सकता है। अब एफ नेट क्या होगा, एफ नेट क्या क्या होगा, एक तो ये इधर आ रहा था, टेंशन ठीक है, इसमें रस्सी में टेंशन टी होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, रस्सी में टेंशन है, कोई बात नहीं बेटे। तो यहाँ पे एफ नेट क्या है 30 इंटू जी साइन ऑफ 37, ठीक है, ये इधर है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स ये वाला Fs1। अब ये वैल्यू इस पे भी यहाँ पे वही n1 मान लोगे नॉर्मल रिएक्शन, और इसका भी कंपोनेंट ये क्या आएगा सर mg साइन ऑफ mg कॉस ऑफ 37, तो mg की वैल्यू 30 है,
यहाँ पे लिख सकते हो 30 इंटू जी कॉस ऑफ 37 बेटे, इंटू म्यू की वैल्यू दिया है 0.2 म्यू इंटू एन। तो ये तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये आगे वाला और ये पीछे वाला। अब माइनस जो अपोजिंग फोर्स हैं, सर ये भी अपोज कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है, पीछे जा रहा है, तो ये भी माइनस में रख दोगे किसके साथ, 20 इंटू जी साइन ऑफ 53 माइनस 0.1 इंटू 20 इंटू जी कॉस ऑफ 53 बेटे, डिवाइडेड ये एफ नेट हो गया, डिवाइडेड बाई एम 30 और 20 50। ये आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आपको ये मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट एक ही है कि साहब हमें क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स को या फिर जितने भी एक्टिंग फोर्स हैं, जो कांटेक्ट फोर्सेज हैं, उस कांटेक्ट फोर्स को रिप्रेजेंट करके एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए नेट अप्लाई करना है, सो दैट यू कैन फाइंड आइदर एक्सेलरेशन और एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आस्क इन द फ्रिक्शन प्रॉब्लम। आप कुछ भी निकाल सकते हो, चाहे लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछे, किस टाइम पे जस्ट स्लाइड करना चालू करेगा, एंगल बताओ, तो कुछ भी आप इस टाइप से निकाल सकते हो। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है। एक छोटा सा पार्ट इसमें और ऊपर होता है, जैसे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, डिब्बे के ऊपर डिब्बा रखा होता है, तो सर फ्रिक्शन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो बेसिक समझ लो। इसके बाद नीट और जेई के प्रॉब्लम आप करने लायक हो जाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बेटे। 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम देखते हैं बेटे। 2 ब्लॉक हैं, एक 4 kg का, एक 2 kg का। इसके बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, यहाँ पे 0.5 है, ठीक, मतलब ये ज़्यादा रफ सरफेस है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, आपने पढ़ा है μ1 इंटू N1 सर। अब इस पे नॉर्मल इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो 4, ये 2 + 4 6, तो सर म्यू की वैल्यू 0.1 इंटू N1 की वैल्यू 60, म्यू इंटू एम जी होता है ना, तो ये 4 + 2 6 kg, 6 इंटू जी मतलब 60। तो सर 6 न्यूटन का जो फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा भाई, कितना, 6 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इस वाले सरफेस पे। अब सर यहाँ पे कितना लगेगा, अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे म्यू इंटू एन कैलकुलेट करो तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 0.5, मतलब सर 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन का लगा, अगर बॉडी आगे चल रही तो इस पे क्या होगा, इस पे पीछे लगेगा, अब ये इस पे क्या होगा, आगे लगेगा। अब यही फ्रिक्शन फोर्स ही इस ऑब्जेक्ट को ले जाएगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। अगर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे नहीं होता, मतलब अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन का लग सकता है इस पे। अगर 10 न्यूटन से कम लगा, मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 10 न्यूटन हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती, मैक्सिमम। तो अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि ए मैक्स की जो वैल्यू होगी एफ नेट बाई एम। एफ नेट इस पे क्या होगा, यही ले जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मैक्सिमम जा सकता है। दोनों एक साथ जाने के लिए अब कंडीशन क्या है भाई, सर ये अगर 5 से जाएगा तो बेटे इसको भी 5 से जाना पड़ेगा, तो इसका एबीडी बना लो कि यहाँ पे सर फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन का था, इस पे एफ निकालना है और इसका एक्सेलरेशन कितना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हमें चाहिए, और मास कितना है भाई 4 kg है सर। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ एफ नेट बराबर एम इंटू ए नेट लगा दो, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो बेटे, ठीक है। यस, एफ नेट बराबर एम इंटू ए नेट के बारे में बात कर लिया है, तो एफ नेट चाहिए आपको, तो f माइनस 6 इक्वल टू एम की वैल्यू 4 इंटू ए की वैल्यू 5,
यस, यहाँ पे ये वैल्यू, एक चीज़ और, यहाँ पे फ्रिक्शन, ये भी जो इसका अपोजिंग फोर्स है वो भी तो लगा है। तो इसका मतलब सर F की वैल्यू क्या आ गई, 20 + 30 36 आ गई। F की जो वैल्यू है 36 न्यूटन है इस पे, जबकि दोनों साथ साथ चलेंगे। 36 से थोड़ा भी ज़्यादा बढ़ाया आपने तो ये डी अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी अटैच। इसका मतलब सर F की जो वैल्यू है वो 6 न्यूटन से लगा करके 36 मैक्सिमम, मतलब F की जो वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू शुड बी 6 न्यूटन एंड मैक्सिमम वैल्यू शुड बी 36, इसके बीच में होगी। सॉरी, 36 से कम होगी, 6 से ज़्यादा होगी। 36 से कम होगी और 6 से ज़्यादा होगी। तो इसके बीच में अगर कोई फोर्स एक्ट करता है इस ऑब्जेक्ट पे तो दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर इससे ज़्यादा फोर्स एक्ट कर दिया तो ये फ्रिक्शन जो है वो 10 न्यूटन नहीं तो डी अटैच हो जाएगा। यहाँ बॉडी क्या हो जाएगी, डी अटैच हो जाएगी। तो जितने भी कॉन्सेप्ट के हैं, चाहे 2 ब्लॉक सिस्टम हो, 3 ब्लॉक सिस्टम हो, कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलता है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, नीट के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हम लोग नीट के क्वेश्चंस ले आएंगे इस टॉपिक पे, फ्रिक्शन पे। तो नीट के भी क्वेश्चंस देखेंगे उसमें। ये एनएलएम का ही पार्ट है, एनएलएम में ही इसका एप्लीकेशन होता है। और जेईई मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आपको जितने भी कॉन्सेप्ट आज पढ़ाए गए वो सब अच्छे से समझ में आए। ठीक है बेटे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।